हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में जैसा कि हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन कर लिया है 2 वीडियो में। आज हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस सभी कालों में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित सामग्री के आधार पर जॉन ब्रूस ने बांटा था इसे। जॉन ब्रूस जो हैं वो विश्व पुरातात्विक जनक और भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं। और क्रिश्चियन जॉनसन हैं जिन्होंने तीनों कालों को, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन और ऐतिहासिक काल को लौह युगीन मतलब त्रियुगीन विभाजन किया है। तो त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो क्रिश्चियन जॉनसन ने किया। पाषाण काल को जैसे कि 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यह सबसे लंबा काल है जिसमें मानव ने अपना सबसे अधिक जीवन बिताया है। 25 लाख बीसी से लेकर के 12,000 बीसी तक यह पूरा पाषाण काल माना जाता है। अफ्रीका में सबसे प्रारंभिक मानव जो आया था वो अफ्रीका में आया था, प्रारंभिक मानव। इसीलिए अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता है। यह मानव सभ्य नहीं थे। यदि हम सभ्यता की बात करें तो सभ्य मानव जो था वो एशिया के सिंधु सभ्यता और मिस्र की सभ्यता में आया था, इसलिए एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता था। प्रारंभिक मानव जो था वो खाना बदहोश, खाद्य संग्राहक, आखेटक माने शिकारी करते थे ये, और आग की खोज इन्होंने किया था। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। तो पूरा पाषाण काल के जो पत्थर थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, पत्थर के औजार बहुत बड़े बड़े होते थे। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये 12,000 बीसी से लेकर के 5,000 बीसी तक माना जाता है। इसी समय मध्यकाल में ही अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था, मतलब अंतिम संस्कार करने लगे थे मध्यकाल में। और मध्यकाल के जो पत्थर के औजार होते थे वो छोटे हो गए थे, इसीलिए पत्थर के औजार छोटे हो गए थे, इसीलिए मध्यकाल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है? पत्थर, माइक्रो माने छोटा होता है, लिथ माने पत्थर। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। नव पाषाण काल जो है वो स्पेशली खेती के विकास के लिए नव पाषाण काल की नींव रखी गई थी। नव पाषाण काल 5,000 बीसी से लेकर के 3,000 बीसी तक चलता है। होमोसेपियंस, इस काल के मानव को होमोसेपियंस कहा जाता है। इस समय जो मानव थे वो प्रारंभिक मतलब व्यवस्थित ढंग से कृषि करने लगे थे, खेती करने लगे थे और व्यवस्थित ढंग से पशुपालन भी करने लगे थे। इस समय जो आदमी थे, उस समय के जो आदि मानव थे, उन लोगों ने घर बना करके मतलब आवास बना करके रहने लगे। इसका बहुत बड़ा साक्ष्य हमें मिला है कश्मीर के बुर्ज होम में, गर्त आवास बना करके रहते थे। इस समय नव पाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई और नव पाषाण काल में पशुपालन मतलब व्यवस्थित पशुपालन माना जाता है। तो पहला मानव द्वारा पाला गया पशु जो है वो कुत्ता है। इसी समय नव पाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई, तो इसलिए जब तांबे की खोज हुई तो उस समय जो औजार थे वो तांबे के बनने लगे थे, तांबे और पत्थर दोनों मिला करके बनने लगे थे। और जो मन के होते थे वो भी तांबे के बनने लगे थे। तब उस समय को ताम्र पाषाण काल कहा गया। ताम्र पाषाण काल तो मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु की जब हम बात करें तो तांबा है। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु जो है वो तांबा है। ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ कहा जाता है। पहली चित्रकारी, इस समय का जो आदिमानव था वो चित्रकारी भी किए थे। तो ये चित्रकारी का साक्ष्य जो हमें मिला वो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के भीमबेटका में चित्रकारी देखने को मिली है। तो वहाँ पे हाथी और मानव की चित्रकारी मिली है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में विंध्याचल पहाड़ी में
नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है। नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है। पहली चित्रकारी भीमबेटका में पाई गई है। पहला मानव कंकाल की जब हम बात करते हैं, पहला मानव कंकाल, तो ये पल्लव रन में पाया गया है। पल्लव रन कहाँ है? वर्तमान पल्लव रन मद्रास में है। अगर वर्तमान में ये पूछा जाए कि पहला मानव कंकाल जो मिला है वो किस राज्य में मिला है, तो वो हम बताएंगे किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। राज्य की हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु कहेंगे वर्तमान में। चावल का जो साक्ष्य है वो कोल्डिहवा में, यूपी के कोल्डिहवा में चावल का साक्ष्य मिलता है। गर्तावास जो है वो कश्मीर के बुरजहोम में मिलता है। कश्मीर के बुरजहोम में एक और साक्ष्य मिलता है, आदमी के साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे। इस समय कृषि की हम बात करें तो प्रारंभिक कृषि मध्य पाषाण काल में मानी जाती है। प्रारंभिक कृषि जो है वो मध्य पाषाण काल में मानी जाती है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से कृषि की जब बात करते हैं तो नवपाषाण काल में मानी जाती है। नवपाषाण काल के मेहरगढ़ में व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य मिला है, जबकि मध्य पाषाण में प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य जो मिला है वो मध्य पाषाण काल में मिला है। तो पहले हम प्रारंभिक कृषि की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक कृषि मध्य पाषाण काल के 3 जगहों पर मिली है। यूपी में सराय बहादुरगढ़ मिली है, और मध्य प्रदेश में आदमगढ़। राजस्थान में बात करें तो बागौर में, राजस्थान के बागौर में मिली है। पशुपालन का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिला है वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है। लेकिन अब हम व्यवस्थित ढंग से कृषि की बात करते हैं। व्यवस्थित ढंग से जो कृषि का साक्ष्य मिला है वो नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ में नवपाषाण काल में मिला है। ऐसा कौन सा स्थान था जो तीनों काल में व्यवस्थित था? ऐसा कौन सा स्थान था जो तीनों कालों में था? तो वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ ऐसा स्थान था जो तीनों कालों में, मतलब पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में, तीनों कालों में यहाँ आदमी था, यहाँ पे आदिमानव था। तीनों कालों में ये व्यवस्थित था। यहाँ पे मानव का जो व्यवस्थित जीवन, मतलब सही तरीके से ये आवास बना करके रहने लगे, तो वो कौन सा स्थान है? तो वो भी मेहरगढ़ में ही है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ है। जैसा कि मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था, तो उसका बहुत बड़ा विशाल शव का भंडार जो मिला है वो नवपाषाण काल में, बहुत बड़ा विशाल शव का भंडार जो मिला है वो नवपाषाण काल में देखा गया है। इसीलिए नवपाषाण काल को मेघालिथ कहा जाता है। मेघालिथ। बड़ा को हम क्या कह सकते हैं? या लार्ज कह सकते हैं या मेघा कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मेघालिथ कहा गया है। बहुत बड़ा शव का भंडार मिला है, इसलिए मेघालिथ कहा गया है। और यूपी के 2 स्थान और है, एक महदहा है, एक दमदमा है। महदहा और दमदमा। तो दमदमा में विशाल शव मिले हैं, विशाल शव के हड्डियां मिली हैं। और महदहा जो है, महदहा में हड्डियों के औजार मिले हैं, हड्डियों के औजार के भंडार मिले हैं। ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथ कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथ कहा जाता है। और ये जो मृदभांड बनते थे, तो उस समय मृदभांड जो सबसे बड़ी मात्रा में मृदभांड देखे गए हैं, तो ये हरियाणा के हस्तिनापुर में बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में मृदभांड मिले हैं। उस समय जो मृदभांड होते थे वो उसको मतलब वो लोग रंगते भी थे, कलर भी करते थे। तो उस समय कोई ये कलर नहीं थे केमिकल वाले जो आज हम लोग यूज करते हैं। वनस्पतियों से जो नेचुरल कलर निकालते थे, प्राकृतिक कलर जो होते थे पत्तियों से, फलों से, तो उसी से वो लोग उसको रंगने का प्रयोग करते थे। तो हस्तिनापुर में जो मृदभांड पाया गया है
वो गेरू वर्णी रंग का मृदभांड पाया गया है। गेरू वर्णी रंग, तो गेरू आप लोग जानते होंगे, घर में यूज होता होगा। गेरू जो होता है वो ईंट के कलर का होता है, ईंट के कलर का होता है, हल्का मतलब रेड कह सकते हैं, रेड होता नहीं, वो हल्का ऑरेंज टाइप में होता है। गेरू वर्णी रंग गेरू होता है, गेरू से ही उस समय मृदभांड को कलर करते थे। तो अब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो जैसा कि आद्य ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और जो लिखित सामग्री मिली है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री तो मिली है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है लिखित सामग्री। और इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आता है। तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो आखिर ये जो सिंधु सभ्यता नाम रखा गया, तो इसे सिंधु ही नाम क्यों रखा गया? और कोई नाम भी रखा जा सकता था, इसे सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा गया? तो सिंधु इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो भी नगर बसे हुए थे, जो भी शहर बसे हुए थे, वो सभी सिंधु नदी के आसपास ही बसे हुए थे। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे थे, कुछ बस्तियां नगर ऐसे भी थे जो सिंधु नदी के पास तो नहीं थे, लेकिन उनकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये जो नदियां होती थी सहायक नदी का मतलब होता है कि वो कहीं से आती थी। मान लीजिए झेलम है, जो झेलम नदी है वो कश्मीर से होते हुए यहाँ सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। तो जो नदी बड़ी होती है और उसमें आकर के जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, वो सब छोटी छोटी नदियाँ उसमें आकर के मिल जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, तो उसे छोटी नदियों को सहायक नदियाँ कहा जाता है। और जो बड़ी नदी होती है उसे नदी तंत्र कहते हैं। तो जिसका हम अध्ययन ज्योग्राफी में करेंगे। अभी हम यहाँ ये समझें कि सिंधु ही इस सभ्यता का जो नाम था, जो यहाँ के लोग थे उन्हें सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा गया आखिर? तो ये लोग जो बसे हुए थे वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, और कुछ लोग तो सिंधु नदी के किनारे नहीं थे, लेकिन सिंधु नदी की जो भी सहायक नदियां थीं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये जो भी सहायक नदियां थीं, इन नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो अंततः सारी नदियां आकर के सहायक नदियां वो सिंधु नदी में गिरती थी। इसलिए इस सभ्यता को, यहाँ के जो नगरीकरण था, यहाँ की जो बस्तियां थे, उसे सिंधु सभ्यता कहा गया। तो सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता जब हम अपने घर में जो नियम लागू करते हैं, जैसे हमें घर में कैसे रहना चाहिए, कैसे बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, घर में हमको कैसे अपना घर डेकोरेट करना चाहिए, तो जो हम घर में नियम लागू करते हैं वो संस्कृति कहलाता है, वो संस्कार कहलाता है। लेकिन इसी को यदि हम बड़े स्तर पर लागू कर दें, यही नियम कानून बड़े स्तर पर जब लागू हो जाते हैं तो वो सभ्यता कहलाते हैं। बड़े स्तर पर जब लागू हो जाते हैं तो सभ्यता कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया था, सिंधु सभ्यता जो था, वहाँ लगभग 300-350 शहर पाए गए हैं, 300-350 नगर पाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक पूरे देश के लिए जब लागू हो जाए वही नियम जो हम घर में लागू करते हैं, वही तब उसे हम सभ्यता कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एरिया था और वहाँ के सारे लोग सुव्यवस्थित ढंग से घर बनवाए थे, नालियाँ बनवाए थे। जब यहाँ देखा गया सड़क
जब यहाँ देखा गया सड़कें जो थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कें समकोण पर जाती थी, मतलब ऐसे जाती थी सीधा, सड़कें ऐसे जाती थी और फिर दूसरी सड़क जो आती थी तो वो ऐसे समकोण पर काटती थी। और जो यहाँ नालियाँ थी, जैसे यहाँ ये इतनी बड़ी सड़क है और इस साइड अगर इसके इस साइड नाली बनी है तो ये जो नालियाँ होती थी, ये जो नालियाँ होती थी वो पत्थर से ढकी हुई थी। ये नालियाँ पत्थर से ढकी होती थी और यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता था। अंडरग्राउंड जब ये खुदाई किया गया, सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई तो यहाँ पर ऐसी ये सड़कें पाई गई है और यहाँ सड़क के किनारे किनारे दोनों साइड नालियाँ पाई गई। और जब नालियाँ यहाँ पर जैसे नालियाँ पाई गई और यहाँ पे क्या होता था कि एक गोला सा, यहाँ पे गोला होता था। यहाँ से जैसे नालियाँ ढकी हुई आती हैं और यहाँ पर जैसे वर्तमान में अब मिलता है, हमें शहरों में देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक गोला सा रहता है और उसमें ढक्कन लगे हुए होते हैं। और जो दूसरी तरफ से भी जो नालियाँ आती थी, जो दूसरी तरफ से भी जैसे इधर से कोई नाली आ रही है, ये ऐसे नाली आती थी इधर से भी, ये एक नाली ये गई है और एक ये गई है। तो यहाँ पे खुला हुआ होता था, मतलब यहाँ गोला सा टैंक बनाया जाता था। जब कभी नालियों में कोई प्रॉब्लम होती थी तो यहाँ पर सफाई वगैरह करने के लिए गोला सा टैंक बनाया जाता था। तो इस प्रकार जो सड़कें देखे गए, जो घर देखे गए वो डिजाइन थे। और जो एक जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को लेते हैं, हड़प्पा को लेते हैं, मोहनजोदड़ो को लेते हैं, तो ये जो कई मतलब सारा एक नगर बसता था और उसके बाद एक बाहर से एक बाउंड्री होती थी। सारे नगर के लोग जो होते थे वो घर बनवाते थे। घर बनने के बाद पूरे नगर को एक ऐसे बाउंड्री बना करके घेर दिया जाता था, मतलब पैक कर दिया जाता था। तो यही सब देखा गया कि एक सुव्यवस्थित तरीके से ये लोग घर बनाते थे, सड़क, नालियाँ, बाउंड्री करवाते थे। तो इसीलिए इसे सभ्यता कहा गया। यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी सबसे पहले जो खुदाई हुई थी सिंधु सभ्यता में, तो वो कौन सा शहर था, तो हड़प्पा था, वो स्थान था हड़प्पा। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता की जो जानकारी मिली थी वो चार्ल्स मैसन ने दिया था। चार्ल्स मैसन ने, जैसे कि जो अंग्रेज आए थे यहाँ क्या करने आए थे, आर्थिक दोहन करने आए थे अंग्रेज। मतलब यहाँ से कितना धन संपत्ति ले जा सकते हैं, इसीलिए आए थे वो लोग, आर्थिक दोहन करने आए थे। तो इन्हें ये लगा कि यहाँ पे खुदाई करेंगे तो हमें कुछ आर्थिक वस्तुएं मतलब मिलेंगी, कुछ संपत्तियाँ वगैरह मिलेंगी। तो यहाँ पे चार्ल्स मैसन ने क्या किया, मैसेज दिया, मतलब जानकारी देने का कार्य जो किया वो चार्ल्स मैसेज ने किया। जानकारी देने का काम चार्ल्स मैसेज ने दिया। और अगर सर्वेक्षण की बात करें तो जानकारी तो चार्ल्स मैसेज ने दिया और सर्वेक्षण किसने किया, तो जेम्स कनिंघम आए और उन्होंने, सर्वेक्षण का काम होता है कि पूरे एरिया को देखना कि ये इसका विस्तार कितना है। जैसे यहाँ आए सिंधु सभ्यता के, जब जेम्स कनिंघम यहाँ पर आते हैं सर्वेक्षण के लिए सिंधु सभ्यता के पास, तो उन्होंने पूरा सिंधु सभ्यता जहाँ जहाँ मतलब बसा हुआ था नगर, पूरे नगर को ऐसे गोला कर दिया। और उसके बाद कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका विस्तार है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैली है। और इसी को
सर्वेक्षण किया था, मतलब इसी का बताए थे वो जेम्स कनिंघम ने बताया था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंधु सभ्यता का विस्तार है। और खुदाई करने का जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे। खुदाई करने के लिए जो महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल इतने बड़े अधिकारी थे, अब वो तो खुदाई कर नहीं सकते, तो उन्होंने एक दयाराम साहनी, खुदाई करने के लिए दयाराम साहनी को आदेश दिया। खुदाई करने के लिए दयाराम साहनी को आदेश दिया। और नामकरण करने का भी कार्य जॉन मार्शल करते थे, और महानिदेश मतलब निर्देश देने का भी कार्य जॉन मार्शल करते थे, और नामकरण करने का भी काम जॉन मार्शल करते थे। तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो ये है सिंधु सभ्यता। ये जो सिंधु सभ्यता देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका ये उत्तरी छोर है। उत्तरी जो उत्तरी छोर था इसका, ये यहाँ कश्मीर में था। कश्मीर के मांडा में इसका उत्तरी छोर था। और पश्चिमी विस्तार की बात करें तो पश्चिमी विस्तार यहाँ पे था, सूत्का गेंडोर। पश्चिमी विस्तार सूत्का गेंडोर में था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पश्चिमी विस्तार सूत्का गेंडोर। और यहाँ पे था दक्षिणी विस्तार दैमाबाद, महाराष्ट्र में। दक्षिणी विस्तार दैमाबाद में महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और पूर्वी विस्तार यहाँ उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटा हुआ था आलमगीरपुर। तो ये सिंधु सभ्यता का यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्तार था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता का ये विस्तार था यहाँ तक। तो जब उत्तरी विस्तार की बात करते हैं, उत्तरी दिशा में विस्तार जो था सिंधु सभ्यता का, वो कश्मीर के मांडा में था। और पश्चिमी विस्तार की बात करें तो सूत्का गेंडोर, जो अब पाकिस्तान में है, सूत्का गेंडोर में था। और पूर्वी विस्तार जो था वो आलमगीर, उत्तर प्रदेश के आलमगीर में था। और दक्षिणी विस्तार जो था वो दैमाबाद जो था वो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर इसका जो पूर्वी विस्तार था वो अधिक विकसित नहीं हो पाया था। पूर्वी विस्तार ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर पश्चिमी विस्तार, उत्तरी विस्तार और दक्षिणी विस्तार का मतलब विकास तो हुआ था, लेकिन उत्तरी विस्तार यहाँ तक इसका नहीं हुआ था। इसीलिए इसको साइड में रखते हुए इसका यदि ये उत्तरी विस्तार होता, ये यहाँ से न होकर के यहाँ तक होता, तो ये चौकोर, सिंधु सभ्यता का जो आकार होता वो चौकोर होता। लेकिन जो उत्तरी विस्तार था वो कम विकास होने के कारण, उत्तरी छोर का कम विकास होने के कारण सिंधु सभ्यता का जो आकार बना वो त्रिभुजाकार बना। सिंधु सभ्यता का जो आकार बना वो त्रिभुजाकार बना। जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये त्रिभुजाकार। इसको ना लेते हुए यहाँ से लेकर के ये ऐसे सीधा खींच दिया गया, तो ये हो गया त्रिभुजाकार सिंधु सभ्यता। तो सूत्का गेंडोर जो स्थान है वो किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर एक दास्क नदी बहती है। सूत्का गेंडोर दास्क नदी के तट पर है। सूत्का गेंडोर दास्क नदी के तट पर है। और मांडा की अगर हम बात करें तो चिनाब नदी के तट पर है। मांडा चिनाब नदी के तट पर है।
और यहाँ जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, तो ये हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। और महाराष्ट्र में दैमाबाद है, तो ये प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, प्रवरा नदी ना दे करके गोदावरी भी दे देता है। ऑप्शन में यहाँ सुतका गिंडोर तो दास्क नदी देगा, मांडा के लिए चिनाब नदी देगा, मिलान में कभी कभी आलमगीरपुर के लिए हिंडन नदी देगा, लेकिन दैमाबाद के लिए प्रवरा नदी ना दे करके गोदावरी नदी भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है। और ये क्वेश्चन मिलान के लिए अधिकतर आता है। तो यहाँ पर प्रवरा नदी के साथ साथ हमें गोदावरी नदी भी याद रखना है। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। जैसे कि इसके पहले भी मेसोपोटामिया की सभ्यता देखी गई है, तो वो जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ पर गाँव का विकास हुआ था, ग्रामीण सभ्यता थी। इस तरह से व्यवस्थित तरीके से नगर नहीं बसाया गया था। तो सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ था वो ईसा पूर्व लगभग 2500 से लेकर 1750 तक माना जाता है। ईसा पूर्व 2500 से लेकर 1750 तक माना जाता है। यह सभ्यता मातृसत्तात्मक था। यह सभ्यता जैसे कि मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो हमारा वर्तमान समय का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। वर्तमान समय का जो समाज है वो पितृ समाज है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार मुख्यतः फारस के साथ होता था। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे तो इनका जो व्यापार होता था वो फारस के लोगों के साथ होता था, फारस की सभ्यता के साथ होता था। इनका व्यापार मुख्यतः फारस के साथ होता था। तो इसका एक साक्ष्य मिला है कि फारस, हम किस आधार पे कह सकते हैं, हमें तो प्रमाण चाहिए ना कि वहाँ व्यापार होता था। अगर किताबों में लिखा है तो हम कैसे मान लें, इसका हमें प्रमाण चाहिए कि वहाँ पर आखिर व्यापार हुआ है। इसका कोई साक्ष्य, कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलना चाहिए। तो फारस से सिंधु सभ्यता की मोहर मिली है। फारस के बंदरगाह में सिंधु सभ्यता की मोहर मिली है, जिस पर एक श्रृंग जानवर का अंकन किया गया है। और लोथल में एक गोदीवाड़ा है, जो लोथल में जो पत्तन है, गोदीवाड़ा है, वहाँ पर फारस की मोहर मिली है, फारस की मोहर मिली है। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहले नगर की खुदाई हुई थी वो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी। सिंधु सभ्यता में सबसे पहली जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो आइए हम मैप में देखते हैं कि हड़प्पा कहाँ पर है। ये हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में मतलब सबसे ऊपर है, ये हड़प्पा है यहाँ पर। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान में हड़प्पा है वर्तमान में, और ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ही मोहनजोदड़ो भी है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। तो हम पहले हड़प्पा की बात कर लेते हैं। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाए थे। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाए थे। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है।
पाकिस्तान में यह हड़प्पा जो स्थान है वो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के किस जिला में है? तो माउंट गोमरी जिला, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई। किसने करवाया? तो दयाराम साहनी ने करवाया। और किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। वर्तमान में ये हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। और यहाँ से अब हम बात करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई से हमें मिले हैं। यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में खुदाई से मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है कुम्हार की चाक, कुम्हार की चाक मिली है। यहाँ पर श्रमिकों का आवास मिला है। कुम्हार की चाक, श्रमिकों का आवास। श्रमिक मतलब जो श्रमिक का मतलब होता है जो श्रम करते हैं, जो लेबर वर्क के होते हैं, श्रमिक श्रम करते हैं, उनका आवास मिला है, उनका घर मिला है। अन्नागार, अन्नागार मिला है। तो जब हम अन्नागार की बात करते हैं तो अन्नागार लगभग सिंधु सभ्यता के कई शहरों में कई शहरों में अन्नागार मिले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अन्नागार मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। और यही ऑप्शन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में यही हमेशा पूछा जाता है, जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है सबसे बड़ा है, तो यही अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति, यहाँ पे हड़प्पा से ही मातृदेवी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से ही मातृदेवी की मूर्ति मिली है। और ओखली, जो यहाँ से ओखली मिली है, ओखली देखे होंगे आप लोग, ओखली में कूटा जाता है। पहले पत्थर की ओखली देखी जाती थी बहुत पुराने समय में, उसमें धान कूटते थे। तो यहाँ से जो ओखली मिली है वो लकड़ी की मिली है, लकड़ी की ओखली यहाँ से मिली है। ताबूत, ताबूत क्या होता है? तो ताबूत जो होता है वो इसमें शव को भर करके दफनाया जाता है। ताबूत में शव को भरा जाता है और शव को भर करके दफनाया जाता है। जैसे कि आज भी क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो जो शव होता है उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो मिट्टी को क्या करते हैं, ताबूत में भर करके तब दफनाते हैं। कब्रिस्तान, यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का भी साक्ष्य मिला है। तो कब्रिस्तान जो मिला है वो यहाँ पे उसका नाम है RS-37, RS-37। कब्रिस्तान में लिखा है RS-37। तो यहाँ कब्रिस्तान जो मिला है अब RS-37 मिला है। और यहाँ दफनाने की प्रथा थी, दफनाने की प्रथा थी। हाथी की खोपड़ी मिली है। एक श्रृंग का जानवर मिला है। हाथी की खोपड़ी, एक श्रृंग का जानवर और स्वास्तिक चिन्ह। और क्या मिला है? तो स्वास्तिक चिन्ह मिला है, एक श्रृंग का जानवर मिला है, हाथी की खोपड़ी मिली है। और यहाँ पर दफनाने की भी प्रथा देखी गई, दफनाने की प्रथा देखी गई। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो हैं उन वहाँ मोहनजोदड़ो जो शहर है वहाँ जब खुदाई हुई तो उसकी खुदाई किसने करवाई? तो रखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई रखाल दास बनर्जी ने करवाई, रखाल दास बनर्जी। सिंधु नदी के मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। वर्तमान में मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस जिले में है? तो लरकाना जिले में। पाकिस्तान के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो यहाँ पे पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मिला है। स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। अन्नागार, यहाँ सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार था वो सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। स्नानागार, अन्नागार, कुआं,
यहाँ कुआं मिला है, और कुआं जो मिले हैं वो घर के अंदर मिले हैं कुआं। सूती वस्त्र मिला है, कपास यानी सूती वस्त्र। चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क जो थी वो मोहनजोदड़ो की थी। और यहाँ पे पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। और सभागार जहाँ सभा करते थे सब लोग बैठ करके, तो सभागार भी मिला है। नृत्य करती हुई कांस की एक नर्तकी मिली है, नृत्य करती हुई नाचती हुई एक नर्तकी मिली है। और वो किस धातु की बनी है, तो कांस धातु की बनी है। तांबे का ढेर, तांबे का बहुत बड़ा ढेर यहाँ पे मिला है, जो हम ताम्रपाषाण काल में देखे थे, नवपाषाण काल में कि तांबे की खोज हुई। और यहाँ पर अब तक यहाँ सिंधु सभ्यता में क्या हुआ कि कांस्य धातु की खोज हुई। और जब कांस्य धातु की खोज हुई तो यहाँ तांबे का कोई उपयोग नहीं होता था, तांबे का कोई उपयोग नहीं होता था, जिससे तांबे का बहुत बड़ा ढेर मिला। यह मोहनजोदड़ो जो है यह तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। इससे बड़े दो स्थल और हैं। सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थान है वो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। और दूसरा स्थान है तो धौलावीरा है, धौलावीरा गुजरात में है। और तीसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो, तीसरे नंबर पे आता है मोहनजोदड़ो। सब तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो की जब हम शहर की बात करते हैं तो शहरों में सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो है। शहरों की जब हम बात करें तो शहरों में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। तो यहाँ पे जो ये देखिएगा, ये जो भी साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो भी मिले हैं, तो ये हम लोग किताब से भी पढ़ लेते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता। किताब से भी हम पढ़ लेते हैं कि पुरोहित आवास मिला, अन्नागार मिला, स्नानागार मिला, लेकिन हम कुछ दिनों के बाद फिर से भूल जाते हैं। तो यहाँ पर याद करने का एक तरीका है सिंपल। कैसे याद करिए आप लोग, तो पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मतलब पुरोहित वो हम उन्हें कह सकते हैं, जैसे कोई पूजा कराने वाले होते हैं तो उन्हें पुरोहित कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पुजारी जी को हमने पुरोहित कह दिया, तो यहाँ पर पुजारी जी पुरोहित हैं, पुजारी जी, और उनका आवास मिला, मतलब वो उनका रहने का स्थान मिलता है, उनका घर मिलता है। अब वो क्या क्या करते हैं, एक सामान्य आदमी का जो दिनचर्या होता है वो क्या करता है, स्नान करेंगे। जो पुजारी जी हैं वो अपने अपने घर में रहते हैं, स्नान करते हैं। अन्नागार मतलब भोजन ग्रहण करते हैं। कुआं घर के अंदर है तो कुआं से पानी पिएंगे वो, और सूती वस्त्र का कपड़ा पहनेंगे। और चौड़ी सड़क में क्या करेंगे, चलेंगे। चौड़ी सड़क में, सबसे चौड़ी सड़क में चलेंगे और कहाँ पहुँचते हैं, तो पशुपति शिव की मूर्ति है। कहाँ मूर्ति है, सभागार में, सभागार में पशुपति शिव की मूर्ति है। और यहाँ पर क्या होता है, सभा होती है, नृत्य करती है, नृत्य यहाँ पर नृत्य होता है। तो नृत्य कौन करता है, नर्तकी करती है। नर्तकी जो बनी होती है वो कांच की बनी होती है। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। यहाँ पुरोहित आवास मतलब पुजारी जी हैं और वो स्नान करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं अन्नागार में। और कुआं से क्या करते हैं, वो पानी पीते हैं। सूती वस्त्र, कपास मतलब सूती वस्त्र, वो कपड़ा पहनते हैं, चौड़ी सड़क पे चल देते हैं, पशुपति शिव के पास पहुंचते हैं। और यहाँ पर सभा होता है, पशुपति शिव के पास वो पहुंचते हैं और यहाँ पे सभा होता है, नृत्य करती हुई। यहाँ पर नृत्य होता है, सभा में क्या होता है, नाच होता है। और वहाँ पर कौन नाचता है, तो एक नर्तकी है, कांस की बनी हुई है नर्तकी, तो वही नाचती है। इसी तरह हम हड़प्पा को भी देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो भी पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं वो हम भूल जाते हैं। पढ़ते हैं, हम बार बार याद करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम कैसे इसे याद रखें। तो यहाँ पर क्या है, कुम्हार की चाक मिली है। एक कुम्हार है,
वो उसका चार्ट मिला है। यहाँ पर लोग हैं वो श्रमिक आवास, मतलब श्रमिक आवास लोगों को रहने का घर मिला है। और अन्नागार से वो भोजन ग्रहण करते हैं। अन्नागार से मातृदेवी की मूर्ति मिली है। लकड़ी जो मिली है, मातृदेवी की मूर्ति मिली है और लकड़ी मिली है, जो वो लकड़ी जो मिली है वो क्या है, जो ओखली मिली है वो लकड़ी की मिली है। और ताबूत यहाँ पर मिला है। कब्रिस्तान, ताबूत के बाद क्या होता है, ताबूत को कहाँ दफनाया जाता है, तो कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। और दफनाने की भी यहाँ प्रथा है, दफनाने की भी प्रथा है। ओखली लकड़ी की मिली है, ताबूत को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है, तो कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। हाथी की खोपड़ी मिली है, यहाँ पे एक सिंह जानवर, स्वास्तिक चिन्ह। तो इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं कि बाकी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है पढ़ने के बाद अधिकतर लोगों को भूल जाता है कि कैसे पढ़ें। उसके बाद बुक से भी पढ़ लेते हैं लोग, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर इस तरह याद रखेंगे तो ये भूलेगा नहीं आप लोगों को। तो अब हम देखेंगे चनहूदड़ों। चनहूदड़ों में क्या है, चनहूदड़ों पहले देखें कि चनहूदड़ों कहाँ है। तो यहाँ पाकिस्तान में चनहूदड़ों यहाँ पर है, पाकिस्तान में इस स्थान पर है चनहूदड़ों। चनहूदड़ों किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहूदड़ों जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहूदड़ों की खुदाई किसने करवाई, खुदाई तो गोपाल मजूमदार थे। चनहूदड़ों की खुदाई गोपाल मजूमदार ने करवाई। और चनहूदड़ों किस नदी पर स्थित है, तो सिंधु नदी पर स्थित है चनहूदड़ों। और यहाँ कहाँ है वर्तमान में, तो पाकिस्तान के नवाब शाह में चनहूदड़ों स्थित है। चनहूदड़ों की खुदाई किसने करवाई, गोपाल मजूमदार ने करवाई। कहाँ किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी तट पर स्थित है चनहूदड़ों गोपाल। और यहाँ पे ये वर्तमान में किस स्थान पर है, पाकिस्तान के नवाब शाह में चनहूदड़ों स्थित है। पाकिस्तान के नवाब शाह में चनहूदड़ों स्थित है। चनहूदड़ों से क्या क्या मिला है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि चनहूदड़ों जो है वो वहाँ पे मेकअप का सामान मिला है। चनहूदड़ों में मेकअप का सामान मिला है। अब मेकअप के सामान में क्या क्या होता है, मेकअप के सामान में क्या क्या होता है, तो जैसे काजल, लिपस्टिक, और जो लड़कियां होती है वो गुड़िया से खेलती हैं। ऐसे हम मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, ये कह सकते हैं याद करने का एक तरीका है। मन का चित्रकारी, मन का जो यहाँ मिला है वो उस पर चित्रकारी किया गया है। तो चित्रकारी जो पेंटिंग का काम होता है अधिकतर कौन करती हैं, अधिकतर लड़कियां करती हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि मेकअप का सामान, मेकअप के सामान में क्या है, काजल है, लिपस्टिक है, गुड़िया है, गुड़िया भी लड़कियां खेलती हैं। मन का चित्रकारी मतलब मन का जो मिले हैं यहाँ पे उसमें भी चित्रकारी की गई है। तो चित्रकारी यानी पेंटिंग करने का भी काम लड़कियां अधिकतर करती हैं। तो हम याद कर सकते हैं इस तरह कि सुई धागा यहाँ से मिला है। और जो ईंट मिली है वो भी अलंकृत मिली है। यहाँ पर अलंकृत ईंट मिली है। और ये केवल एक ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। केवल चनहूदड़ों एक ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। बाकी जितने शहर अभी तक देखे गए हैं वो सभी शहर के जो बाहर मतलब पूरा व्यवस्थित तरीके से जो नगर बसाया जाता था उसके बाहर एक बाउंड्री दी जाती थी, मतलब दुर्ग बनाया जाता था चारों तरफ से। लेकिन चनहूदड़ों एक ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यहाँ पर दुर्ग नहीं बनाया गया था। और बिल्ली और कुत्ता के पैर के निशान मिले हैं। तो चनहूदड़ों में बिल्ली और कुत्ता के निशान मिले हैं। तो बिल्ली मतलब पहले भाग रही थी और उसके बाद उसके पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा था। मतलब जैसे ये बिल्ली के पैर के निशान हैं ये ऐसे,
और उसके बाद फिर जस्ट पीछे कुत्ता के पैर के निशान यहाँ पर पाया गया है। तो इससे मतलब आइडिया ये लगाया जा रहा था कि यहाँ पे बिल्ली भागी होगी और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता भी भागा होगा, तो इसीलिए बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए कुत्ते के पैर का निशान मिला है। तो चनहूदड़ों में क्वेश्चन आता है, मिलान के रूप में अधिकतर क्वेश्चन आता है कि चनहूदड़ों में बिल्ली और कुत्ते के पैर का निशान कहाँ मिला है, तो चनहूदड़ों से मिला है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था सूत्का-गिंडोर। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था सूत्का-गिंडोर, जो दास्क नदी के तट पर है। सूत्का-गिंडोर जो दास्क नदी के तट पर है स्थित है। और ओरन स्ताई पश्चिमी छोर है। ये सूत्का-गिंडोर जो है वो पश्चिमी छोर है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, बस छोटा सा बंदरगाह मिला है। बंदरगाह भी बहुत छोटा सा है। सबसे बड़ा बंदरगाह जो मिला है सिंधु सभ्यता का वो लोथल में मिला है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह जो मिला है वो लोथल में मिला है। तो ये है सूत्का-गिंडोर, यहाँ पर है सूत्का-गिंडोर, ये है सूत्का-गिंडोर। सबसे पश्चिमी छोर है सिंधु सभ्यता का सूत्का-गिंडोर। तो एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। तो आधे ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। और सिंधु सभ्यता से जो भी रिलेटेड यहाँ पे जो शहर बसे थे वो सिंधु नदी के किनारे या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ही बसे थे, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। यहाँ सबसे पहली खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी नगर की, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे जो जानकारी दी गई थी तो किससे मिली थी? चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। और सर्वेक्षण का काम जो किए थे वो कनिंघम ने किया था, जेम्स कनिंघम ने। और नामकरण और महानिदेशक मतलब निर्देश देने का कार्य और नाम रखने का कार्य जो किए वो जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, जिस शहर की हड़प्पा की मतलब खुदाई हुई थी, तो उसकी खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार इसका आकार क्यों हुआ? क्योंकि इसका पूर्वी विस्तार था वो बहुत कम हुआ। पूर्वी विस्तार कम होने के कारण सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। तो विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी जो शहरी थी। इसके पहले भी सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, लेकिन वो सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। यह सभ्यता ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का विकास माना जाता है। यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है इस समय कृषि था। और इनका जो व्यापार चलता था वो फारस से चलता था, मुख्यतः फारस से चलता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि सबसे जो उत्तरी छोर है, उत्तरी जगह जो सबसे स्थित है तो वो मांडा है। मांडा सबसे उत्तरी जगह है। और ये मांडा कहाँ है? तो ये मांडा यहाँ है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मांडा स्थित है। और जम्मू कश्मीर में किस स्थान पे है? तो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। जब हम इसके पश्चिमी छोर की बात करते हैं तो पश्चिमी छोर इसका पाकिस्तान में सूत्का-गिंडोर में स्थित है। पश्चिमी छोर जो है वो दास्क नदी के तट पर स्थित है, दास्क नदी के तट पर। दक्षिणी छोर की बात करें तो दक्षिणी जो किनारा है वो महाराष्ट्र में दैमावाद में है और ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है।
पूर्वी छोर की जब बात करते हैं, पूर्वी किनारा जो इसका है, तो ये बहुत कम विकसित था। बहुत कम विकास के कारण ही, बहुत कम विकास के कारण ही सिंधु सभ्यता का जो आकार बना वो त्रिभुजाकार बना। नहीं, यदि पूर्वी छोर का भी विकास हुआ होता, यहाँ तक मान लीजिए विकास होता, तो सिंधु सभ्यता का जो आकार बनता वो चतुर्भुजाकार बनता। लेकिन त्रिभुजाकार क्यों है, तो सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार क्यों है, तो इसका जो पूर्वी विकास हुआ था वो बहुत कम हुआ था। पूर्वी विस्तार जो था कम होने के कारण ही ये त्रिभुजाकार है। तो पूर्वी छोर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सबसे पहला स्थान था जिसकी खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई किसने करवाया था? हड़प्पा की सभ्यता हड़प्पा जो नगर था उसकी खुदाई किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने करवाया था। और ये किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। वर्तमान में हड़प्पा माउंट गोमरी जिला में है जो पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या क्या मिले? तो कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली मिली है जो लकड़ी की है, ताबूत, कब्रिस्तान RS-37 मिला है। दफनाने की यहाँ पे प्रथा थी। और हाथी की खोपड़ी मिली। एक श्रृंग का जानवर स्वास्तिक चिन्ह मिला है। अब हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई रखालदास बनर्जी ने करवाया था। और ये सिंधु नदी तट पर स्थित है। लरकाना जिला वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। लरकाना जिला में स्थित है। यहाँ पर क्या क्या मिला है? तो पुरोहित आवास मिला है और स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। अन्नागार जो यहाँ मोहनजोदड़ो में मिला है वो सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। कुआं घर के अंदर मिले हैं। सूती वस्त्र यानी कपास यहाँ पर मिला है। चौड़ी सड़क और पशुपति, शिव की मूर्ति, सभागार, नृत्य और नर्तकी जो मिली है वो कांस्य की है। तांबे का बहुत बड़ा ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, दूसरा धौलावीरा है और तीसरा मोहनजोदड़ो है। लेकिन शहर की दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। चनहुदड़ो की खुदाई गोपाल मजूमदार ने करवाई थी और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में स्थित है। यहाँ पे मेकअप के सामान मिले हैं। मेकअप के सामान जैसे काजल, लिपस्टिक, गुड़िया और मन का जो मिला है उस पर चित्रकारी की गई थी। सुई धागा मिला है। ईंट यहाँ पे जो भी मिले हैं वो अलंकृत ईंट मिली है, दुर्ग रहित। केवल चनहुदड़ो ऐसा एक शहर था जो दुर्ग रहित था। बाकी जितने भी अभी तक शहर मिले हैं खुदाई से, जिनके भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उन सभी में दुर्ग मतलब बाहर से दुर्ग बनाया गया था। और चनहुदड़ो में ही बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पैरों का निशान, बिल्ली और कुत्ता दोनों के पैरों का निशान मिला है। सुतका गेंडोर तो ये दास्क नदी के तट पर स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है। यहाँ पर सबसे छोटा बंदरगाह भी यहाँ पर पाया गया है। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो लोथल में उसका साक्ष्य मिला है। तो आज यहीं तक। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।